आज हम लोग फिजिक्स का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। फिजिक्स का दूसरा चैप्टर ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स यानी हम लोग आज प्रकाश के बारे में जानेंगे। ठीक है, प्रकाश के बारे में जानेंगे। तो प्रकाश क्या है, सबसे पहला चीज देखते हैं, ये प्रकाश किसे कहेंगे। तो हमारे दृष्टि की अनुभूति जिस बाह्य भौतिक कारण के द्वारा होती है उसे हम प्रकाश कहते हैं। मतलब हम जिस कारण से जिस कारण से जिस कारण से किसी चीज को हम लोग देखते हैं, जिस कारण से किसी चीज को जिस कारण से किसी चीज को देखते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। उसे प्रकाश कहते हैं। ठीक है, अब प्रकाश क्या है, यह किस प्रकार का होता है। तो प्रकाश जो है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक कैसा तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। दूसरे गुण क्या है प्रकाश का, पहला गुण तो है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। दूसरा गुण कौन सा चीज है, तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग होती है, तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होता है। अब देखिए प्रकाश का तीसरा खासियत क्या है, तो प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है सरल रेखाओं में चलता है। और प्रकाश के चलने के पथ को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश के चलने के पथ, प्रकाश के चलने के पथ को प्रकाश के चलने के पथ को क्या कहा जाता है, तो किरण कहते हैं। प्रकाश जिस रास्ते से चलती है उसे हम क्या कहा जाएगा, उसे किरण कहा जाएगा। और प्रकाश ऊर्जा की धारा, जैसे मान लिया जाए यह एक टॉर्च है और इस टॉर्च से प्रकाश निकल रहे हैं, इस टॉर्च से प्रकाश निकल रहा है, तो ये प्रकाश ऊर्जा की धारा है। तो इसे क्या कहा जाएगा, तो प्रकाश पुंज। प्रकाश ऊर्जा की धारा को प्रकाश ऊर्जा की धारा को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहा जाता है। प्रकाश की अधिकतम गति किस चीज में होगी, अधिकतम गति, प्रकाश का अधिकतम गति जो है वो निर्वात में होता है। प्रकाश का अधिकतम गति निर्वात में होता है। 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति सेकंड। तो प्रकाश की अधिकतम गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और कहाँ होगा प्रकाश का अधिकतम गति, तो वो होती है निर्वात में। प्रकाश जिन पदार्थों से होकर के बाहर जा सकता है, मतलब पदार्थ प्रकाश जो है जिस पदार्थ से आर पार हो सकती है उसे पारदर्शी कहते हैं, पारदर्शी कहेंगे। और जिससे पदार्थ प्रकाश जो है आर पार नहीं हो सकता उसे अपारदर्शी कहते हैं। जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार ना हो सके उसे अपारदर्शी कहते हैं, और जिससे पार हो सके उसे पारदर्शी कहेंगे। और जिस पदार्थ से प्रकाश आंशिक रूप से धुंधला धुंधला जाए उसे पारभासी कहते हैं। ठीक है, प्रकाश में पदार्थ का 3 क्वालिटी हो गया। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, और यह सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं, और प्रकाश ऊर्जा की धारा को प्रकाश पुंज कहते हैं। अब देखते हैं प्रकाश ऊर्जा की धारा को तो प्रकाश पुंज कह दिया गया। साथ ही साथ आत्मदीप किसे कहेंगे या छाया किसे कहते हैं, छाया।
तो छाया कहेंगे प्रकाश अपने पथ में रखी अपारदर्शी वस्तुओं को पार नहीं कर पाता है। छाया उसे कहेंगे जब प्रकाश प्रकाश मान लीजिए ये जा रहा है और इसके बीच में कोई किताब रख दिया गया है, ये बुक रख दिया गया, तो ये बुक रख दिया गया तो इससे प्रकाश जो है पार नहीं होगा। तो इस साइड क्या है, एक अंधेरा जगह बन जाएगा, क्षेत्र बन जाएगा, तो इसे ही छाया कहते हैं। और आत्मदीप्त वस्तु किसे कहेंगे? आत्मदीप्त, आत्मदीप्त जो पदार्थ या जो भी चीज स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे, उसे क्या कहेंगे? आत्मदीप्त। जैसे सूरज, लालटेन, लालटेन, ये सब क्या चीज है? आत्मदीप्त वस्तुएं हैं जो कि स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। अब हम लोग देखते हैं दर्पण। तो दर्पण किसे कहते हैं? प्रकाश जिस वस्तु से आता है या प्रकाश को सभी दिशाओं में फैलाने वाली चीज को दर्पण कहेंगे। प्रकाश को फैलाने वाले चीज को या सिकुड़ने वाली चीज को दर्पण कहते हैं। दर्पण किसी खोखले गोलीय भाग, किसी खोखले गोलीय सतह का एक भाग होता है, उसे दर्पण कहा जाता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं मूल रूप से, लेकिन एक तीसरा दर्पण भी है। दर्पण अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, और एक दर्पण और होता है, वो है आपका समतल दर्पण। दर्पण कितने हो गए? 3, अवतल, उत्तल और एक समतल दर्पण हो गया। 3 प्रकार का दर्पण होता है। प्रकाश का हम लोग देखें परावर्तन के नियम, या प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे? जब प्रकाश, मान लीजिए ये एक ऐनक है, ये क्या है? ऐनक है या शीशा है। अगर किसी शीशा का एक भाग रंगा हुआ हो तो उसे ही ऐनक कहते हैं। इस ऐनक पे अगर टॉर्च से हम लोग लाइट डालें, टॉर्च से हम लाइट आएगी तो ये अपने पीछे की ओर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहां से प्रकाश आया और इधर ये निकल जाएगा, क्या होगा? ये पीछे रिटर्न हो जाएगा। तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, मतलब पीछे लौट जाना। जिस रास्ते में गया उसी माध्यम में वापस लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम, परावर्तन कोण और आपतन कोण। परावर्तन कोण और आपतन कोण बराबर होते हैं। जैसे कि देखा जाए, परावर्तन कोण और आपतन कोण बराबर होते हैं। देखते हैं हम लोग, ये कोई माध्यम, यहाँ पे प्रकाश, जैसे ये शीशा है और इस पे प्रकाश इधर से आई और यहाँ रिफ्लेक्ट होकर के वापस लौट गई, तो ये एक बिंदु बन गया जहां पे ये मिल रहा है, ऐनक और प्रकाश। इसमें हम लोग एक अभिलंब खींच देते हैं, तो अभिलंब और आने वाली किरण, अभिलंब और आने वाली किरण, दूसरा अभिलंब और जाने वाली किरण के बीच जो कोण बनेगा, आने वाली किरण से जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहेंगे। ये आपतित किरण है। और जाने वाली रेखा से जो कोण बनेगा उसे परावर्तित, परावर्तन कोण कहेंगे। ये परावर्तित किरण होती है, परावर्तित किरण है जो
रिटर्न होगा किरण, वो परावर्तित किरण होगा। ठीक है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण, यानी आपतन कोण को आई और परावर्तन कोण को आर से लिखा जाए। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण, कोण आई इक्वल टू कोण आर होता है। और आपतित किरण और आप परावर्तित किरण और आपतन बिंदु जिस बिंदु पे ये मिल रहा है इसे हम लोग कहेंगे आपतन बिंदु। तो आपतित किरण का ये बिंदु, परावर्तित किरण का बिंदु और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये अभिलंब जो है ऊपर से यहां से आया और ये तीनों एक ही समतल पे होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, परावर्तन कोण और आपतन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। अब समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु के आकार यानी वस्तु के बराबर होगा। समतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर होता है। समतल दर्पण के लिए दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। समतल दर्पण के लिए वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी, मतलब ये अगर ऐनक है तो इसमें दर्पण के सामने यहाँ पे अगर कोई वस्तु रखा गया है तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पे बनेगा। प्रतिबिंब और वस्तु दोनों की दूरी बराबर होती है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होती है। अवतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब का स्थान तथा उसकी प्रकृति दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति के अनुसार होता है। मतलब अवतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब का स्थान बदलते रहता है, उसका प्रकृति भी बदलती रहती है। अवतल दर्पण बना वस्तु की स्थिति के अनुसार उसका छोटा या बड़ा वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। मतलब कि तीनों प्रकार का अवतल दर्पण में वस्तु प्रतिबिंब जो है छोटा, बड़ा या वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई आवर्धन किसे कहेंगे? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहा जाता है। ठीक है, समतल दर्पण के लिए आवर्धन एक होता है। मतलब समतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर ही होगा। तो समतल दर्पण का आवर्धन देखा जाए वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर ये वस्तु के बराबर है तो वस्तु की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई हो जाएगा। वस्तु की ऊंचाई, रीजन क्या है? समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण का प्रतिबिंब अगर ये दर्पण है समतल दर्पण, तो प्रतिबिंब अगर यहाँ पर वस्तु यहाँ, तो प्रतिबिंब भी यहीं बनेगा। तो ये दोनों बराबर है, तो वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, या वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई। ऊंचाई में कोई अंतर नहीं हो रहा, तो वस्तु की जगह पर प्रतिबिंब की या प्रतिबिंब की ऊंचाई की जगह वस्तु की रख दे तो दोनों कटने के बाद क्या आएगा? एक आएगा। तो समतल दर्पण के लिए आवर्धन एम का वैल्यू जो है एक होता है। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, एम का मात्रक नहीं होता है। इसका कारण यह है कि यह है एक अनुपात है, इसे अनुपात का कोई मात्रक होता नहीं। उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन हमेशा वस्तु से छोटा बनता है।
प्रतिबिंब क्या है, वस्तु से छोटा, यानी हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा या छोटा रहेगा। तो देखिए वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, मतलब कि अगर 2 मीटर का वस्तु है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, 1 मीटर का। यानी उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन हमेशा 1 से छोटा होगा। अवतल दर्पण के लिए आवर्धन का मान 1 से कम या 1 से अधिक हो सकता है। अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण किसे कहेंगे, उत्तल दर्पण किसे कहेंगे या अवतल दर्पण किसे कहेंगे। तो जिस खोखले गोले का एक भाग से बना हुआ होता है दर्पण, उसका अगर बाहरी भाग रंगा हुआ हो, ये बाहरी भाग रंगा हुआ है, और एक दर्पण का अंदरूनी भाग रंगा हुआ है, तो ये दर्पण का बाहरी भाग और ये दर्पण का अंदरूनी भाग, तो जहां अंदर का भाग रंगा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहेंगे, और बाहरी भाग रंगा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहेंगे। बाहरी भाग तो अवतल और अंदरूनी भाग रंगा हुआ हो तो उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं बस दर्पण में वक्रता केंद्र त्रिज्या, जैसे किसी खोखले गोले का एक भाग होता है दर्पण, ये एक गोला है खोखला, और इसका एक भाग जो होगा ये मान लेते हैं ये आपका एक गोला है, इसका एक भाग कहा जाए तो यहां से इसको हम लोग काट देते हैं। इसको क्या कर रहे हैं, इसको अगर हम लोग काट दिए यहां से, इसको हम लोग काट देते हैं तो क्या होगा, जैसे ये देखिए दोनों साइड से ये कट गया। अब ये जब कट गया तो ये वाली भाग इसका हम लोग रंग दे रहे हैं, इसका ये वाला भाग रंग दे रहे हैं। तो यहां से एक तो त्रिज्या इसका होगा, या फिर इस वृत्त का एक त्रिज्या यहां से यहां होगा, तो ये वृत्त का त्रिज्या तो कहा जाए ये बिंदु जहां पर इसका सेंटर पॉइंट ये आ रहा है, इसे हम लोग ध्रुव कहते हैं, ध्रुव। किसी दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाता है। मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, इसे पी से सूचित किया जाता है। और ध्रुव और वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के भाग का बना होता है उस खोखले गोले का केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे। तो वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है, और वक्रता केंद्र, और ये पी हो गया दर्पण का ये मध्य भाग है, ये दर्पण का मध्य भाग हो गया। तो दर्पण का मध्य भाग और ये सी वक्रता के, जैसे ये पी और यहाँ सी हो जाएगा, तो ये दोनों यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं, तो वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। अब देखा जाए तो वक्रता त्रिज्या के आधा को, वक्रता त्रिज्या का आधा, वक्रता त्रिज्या का आधा कितना होगा, वक्रता त्रिज्या के आधा यानी हाफ को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। ठीक है, अब वक्रता त्रिज्या के आधा को फोकस दूरी कहते हैं। अब देखा जाए ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का बाहरी भाग रंजित होता है, ये सिल्वर से रंगाई किसमें होगा, ये जो रंगा हुआ होता है ये सिल्वर से रंगा जाता है, सिल्वर से रंगा हुआ होता है। तो इसमें देखा जाए ये मान लेते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष जो है कहां से गुजरती है, तो ध्रुव से, पी से गुजरता है।
मुख्य अक्ष और गोलीय दर्पण का केंद्र को क्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु, वक्रता त्रिज्या का मध्य बिंदु कहा जाए तो यहाँ आधा को फोकस दूरी कहा जाता है। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो ये वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी। यहाँ अगर हम लोग एक मैथ में एक्स वाई एक्सिस अगर देखें, एक्स और वाई, तो ये वाई पॉजिटिव और नीचे वाला भाग को क्या कहते थे? नेगेटिव। यहाँ एक्स पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव। तो यहाँ पर सेम सिचुएशन अगर हैंडल करें, यहाँ वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव, तो देखिए यहाँ वाई और यहाँ क्या हो जाएगा? वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव। तो वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे? जहाँ पेंट वाला भाग है उसके साइड, या ये मान लीजिए पेंट वाला भाग है और ये आपका मुख्य अक्ष है, तो वस्तु इधर तो पेंट किया हुआ तो इधर तो दिखाई नहीं देगा, तो ऐनक में इधर वस्तु को रखेंगे। तो इधर आपका कौन सा हो जाएगा कलर? ये बाई पॉजिटिव, बाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव। तो एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, तो इधर जो भी रखा जाएगा उसका मान क्या होगा? ऋणात्मक आएगा। तो वस्तु दूरी को यू से सूचित किया जाता है। वस्तु दूरी को यू से सूचित किया जाता है, तो यू हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव। वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। देखिए हमेशा क्यों ऋणात्मक होगा? ये तो अवतल दर्पण में हम लोग देख लिए वस्तु दूरी। अब उत्तल दर्पण में देखते हैं। उत्तल दर्पण ये है, उत्तल दर्पण का अंदरूनी भाग रंगा हुआ होता है। तो उत्तल दर्पण का अंदरूनी भाग रंगा हुआ होता है, तो उत्तल दर्पण में भी हम लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे? ये मुख्य अक्ष हो गया, वस्तु इधर रहेगी और यहाँ एक्स और यहाँ वाई। तो वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। अब आ जाइए वक्रता त्रिज्या, ये हो गया यहां से यहां तक, और ये ध्रुव। तो फोकस दूरी, अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा? अवतल दर्पण का फोकस दूरी, चूंकि ये सेंटर बिंदु है तो इधर में जो भी भाग आएगा ये नेगेटिव होगा। तो फोकस दूरी, अवतल दर्पण का फोकस दूरी नेगेटिव होगा, वस्तु दूरी नेगेटिव होगा। अब इधर जो प्रतिबिंब बनेगा वो नेगेटिव, और इधर बनेगा जो पॉजिटिव हो जाएगा, धनात्मक। ऊपर में वस्तु की ऊंचाई अगर पूछा जाए तो वो धनात्मक होगा, ऊंचाई धनात्मक होती है। अगर प्रतिबिंब उल्टा बनता हो, प्रतिबिंब उल्टा हो, तब क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब उल्टा होगा तब ऋणात्मक वैल्यू हो जाएगा उसका। ठीक है।